चुनावी गर्मी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को ये देखिए दिया है मेगा इंटरव्यू। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बेहद खास साक्षात्कार उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स जैसे हर मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा की है। अगले 1 घंटे तक हमारी ये खास पेशकश आप देखते रहिएगा। मोदी के मेगा इंटरव्यू की पहली झलक सबसे पहले आपके सामने। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने पहली बार सबसे बड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण घटाकर उसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। सुनिए आप सिर्फ झलक। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीबग लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे।
90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या, 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। और बता दूं मैं आप सभी को कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कल रात 9 बजे आप देखने वाले हैं। लेकिन आपने देखा, अभी तो ये एक ही सवाल था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं, सीधा प्रहार और हमला किया है। ये तक कह दिया कि बाबा साहेब का अपमान नहीं तो और क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्रेम शुक्ला जी नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके बगल में आपको कंचन यादव नजर आ रही हैं, जो कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फिर आपको ए.के. वाजपेयी साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि एलजेपी रामविलास पासवान गुट के जो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उनके बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीज खान साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में
अजीज जी, इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला बोला है, किसी और पर नहीं, आप ही के साथी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। कहा है कि ये मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन कर्नाटक में देखा, आप मैनिफेस्टो में भी। देखिए रूबिका जी, भाई इको ठीक कर दीजिए प्लीज। एको ठीक कीजिए प्लीज। हाँ, देखिए रूबिका जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हो रहा है और माननीय मोदी जी का इंटरव्यू में देख रहा था। यकीनन मुझे तकलीफ है कि माननीय मोदी जी 10 साल के काम को गिनाने के बजाय, एक बड़ा मौका था इंटरव्यू में भी बात रखते कि मैंने 10 साल में फला फला काम किया। अजीज साहब, बस एक सेकंड रोक रही हूं, ये इंटरव्यू का एक अंश है, सिर्फ एक अंश है। आपको नहीं पता है कि क्या क्या बातें उन्होंने कही है। ये सिर्फ एक आपको जिसे कहते हैं ना झलकी, प्रोमो, पिक्चर से पहले के कुछ प्रोमो आप देख रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है। तो कल रात 9 बजे आप भी कहीं और कुछ नहीं कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिएगा। जी, नहीं, आपकी सलाह मैं मानूंगा। मैं रूबिका जी ये कह रहा था कि जो झलकियां ही दिख गई उससे पूरा पिक्चर दिख गया। कहा मैनिफेस्टो में जो बातें रखी, 2-3 अहम मुद्दे हैं। उन्होंने कहा साहब इनहेरिटेंट टैक्स की बात की। हाँ। मैं उस पर एक बार चर्चा कर लूं। इनहेरिटेंट टैक्स शायद माननीय मोदी जी को पता होना चाहिए कि इनके एक मिनिस्टर थे जयंत सिन्हा, और उन्होंने 2017 में बाकायदे स्टेटमेंट दिया कि माननीय मोदी जी 2014 में ही इसे लागू करना चाह रहे थे, और 2018 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने बाकायदे इसको अप्रिशिएट किया। उस बात को इंटरव्यू में जिक्र नहीं किया, लेकिन संप्रभुता पे जाकर के टूट पड़े, जबकि उनका निजी बयान है। कांग्रेस ने कहा हमारे कहीं किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। हाँ। और ना हम लोग इस बारे में कहीं कोई जिक्र करते हैं, ना हमारा वो आधिकारिक बयान है। बिल्कुल आप समझिए एक बात। दूसरी बात, अभी उसमें जिक्र किया कि कहा मोदी जी ने कि मैं लगातार इंतजार करता रहा कि मीडिया मैनिफेस्टो को ब्लैकआउट करे, उसको एक्सपोज करे। क्या है एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? उसमें तरक्की की बात है, न्याय की बात है, गारंटी की बात है। माननीय मोदी जी की गारंटी की तो हवा निकल गई, अब वो गारंटी की बात नहीं करते, 400 पार की बात नहीं करते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप उस मैनिफेस्टो की तारीफ कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं? अजीज खान साहब कह रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो हमें भी अजीज है और वोटर्स को भी अजीज रहेगा। जी, मैं श्रीमान अजीज खान जी से ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और कांग्रेस के इरादों को आपके संपादक जी के प्रश्न के उत्तर में जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने उत्तर दिया और जिसमें जो फैक्ट रखे हैं, ये क्या सत्य नहीं है कि संविधान सभा धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोध में थी? ये तथ्य है कि नहीं है? क्या ये तथ्य नहीं है कि कांग्रेस ने जो है वो पिछड़े समाज के आरक्षण को छीनकर मुस्लिम समाज को देने का प्रयास किया? 2004 में आंध्र प्रदेश में इस तरह का प्रावधान हुआ, ये सत्य है कि नहीं है? 2006 में संसाधनों पर पहला अधिकार नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, ये सत्य है कि नहीं है? 2009 का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें ये है कि नहीं है? और कैबिनेट नोट जिसका जिक्र आदरणीय मोदी जी ने किया, वो कैबिनेट नोट में इसका जिक्र है कि नहीं है? और क्या अजीज खान जी और समाजवादी पार्टी, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल, पिछड़ों के आरक्षण के हिस्से में से उनका आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने के पक्ष में है या विरोध में है? सीधा सवाल ये है। इंडिया अलायंस के दोनों जो है तथ्य और सत्य आरक्षण के इर्द गिर्द कुछ सवाल पूछे हैं। कंचन यादव जी, इसका जवाब दीजिए क्या आप, और बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा इंटरव्यू कल रात 9 बजे दर्शकों को भी देखना है, और यहाँ जितने भी मेरे खास मेहमान हैं वो भी मुझे पूरा यकीन है देखेंगे। अगर विपक्ष में है तो इसलिए देखेंगे कि क्या कहा और क्या मिस कर गए, और अगर उनका समर्थन करते हैं तो इसलिए देखेंगे क्योंकि वो इस बात को रिटरेट करेंगे जो महसूस करते हैं। बहरहाल कंचन जी जवाब दीजिए, क्या आप इस बात से अग्री करती है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण की पाई का हिस्सा काटकर या उसे खिसकाकर वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, वो हक दिया जाना चाहिए?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो झलक आपने इंटरव्यू का दिखाया है और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उनके आधार पर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप ओबीसी के संरक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी जवाब दीजिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जब ओबीसी के आरक्षण को 27% तक बढ़ाकर किया और एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाकर किया, तो आपने गवर्नर के माध्यम से उस पर स्टे क्यों लगवा दिया? सर, अगर आप इतने ही ओबीसी का संरक्षक है तो आप बताइए कि हमने ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाकर और एससी एसटी का आरक्षण को बढ़ाकर, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को बढ़ाकर जो 75% बिहार में किया, तो 9th शेड्यूल में डालने पर आपको हैरानी क्यों हो रही है? अगर आप ओबीसी के संरक्षक, एक सेकंड, यूपी नगर निगम चुनाव में ये आप क्योंकि प्रधानमंत्री जी यूपी का नाम लिए हैं, ओबीसी के साथ जिस तरह से आपने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, वो सबके साथ रूबिका जी उत्तर नहीं है। और उसके साथ क्यों ना हुआ? कंचन जी भाग रही है, उत्तर नहीं है। कंचन जी भागिए, उत्तर नहीं है। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का कंचना जी का फ्रेम जो है वो फ्रीज हो मैं गया। आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। कंचना जी रुकिए एक सेकंड रुक जाइए। एक तो आपका जो मैं कनेक्शन आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर वो थोड़ा पुअर हो चला है, और दूसरा ये कि मेरा जवाब भी उसमें आपके कनेक्शन की तरह ही गायब हो गया है। जवाब कहाँ है? मैं जवाब मांग रही हूँ आपसे कि क्या आप इस बात से अग्री करती हैं कि जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसमें कुछ हिस्सा मुसलमानों को मिल जाना चाहिए? हाँ या ना, कह दीजिए ना। नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ये भी जवाब ही दे रही हूँ कि जेडीएस ने जब 4% रिजर्वेशन दिया था, बीजेपी की सरकार ने उसको खत्म नहीं किया, उसको 2 पार्ट में वोकालिका और लिंगायत में बांट दिया, बस इतना ही किया। अगर इनको मुस्लिम आरक्षण से इतनी समस्या थी तो कर्नाटका में आरक्षण को खत्म क्यों नहीं किए? आप जेडीएस के साथ गठबंधन में क्यों गए? और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 साल पहले का इंटरव्यू कहते थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो गुजरात में 70 मुसलमान जातियों को ओबीसी में फायदा मिलता था। ओके, अब 30 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मेरे प्रश्न का तो उत्तर बिल्कुल नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और कृपा करके अब बीच में मत बोलिए। अब देखिए, एक तो पहली बात ये जान लीजिए कि जेडीएस ने जो है मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया, वीरप्पा मोइली की कांग्रेस की सरकार ने दिया था, इस बात को समझ लीजिए। दूसरा, हमने अगर लिंगायत और ओक्का लीगा को आरक्षण दिया तो ओक्का लीगा तो पिछड़ी जाती है, इसमें गलत क्या है? ओक्का लीगा के विरोध में क्यों हैं आप? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। हम पिछड़ों को आरक्षण देने में, आपकी जानकारी के लिए, अरे आप शांत हो जाइए कंचन जी, शांत हो जाइए, मेरा उत्तर तो देने दीजिए। कंचना जी, एक्चुअली आप मुझे उत्तर तो देने हमारे साथ मेरे ख्याल से स्काइप या जूम से जुड़ी हैं, तो अगर बीच में बोलेंगे ना तो वो कनेक्शन टूटता है और हम सुन नहीं पाते हैं आपको। एक एक करके मैं जवाब ले लूंगी, ठीक है? 30 सेकंड, प्रेम शुक्ला जी। कंचना जी, देखिए मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में हम खड़े थे, और राजीव गांधी संसद में खड़े होकर मंडल आयोग की सिफारिशों का तब विरोध कर रहे थे जब आदरणीय लालू जी कहा करते थे मेरी कुर्सी पर जगन्नाथ मिश्रा यानी कांग्रेस के नेता की नजर है। आपको ध्यान रख कर लीजिएगा। दूसरा, हमने जो है एनसीबीसी, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज को संवैधानिक दर्जा देकर जातियों को किस तरह से शामिल किया जाए, ये संवैधानिकता हमने प्रदान की, तो हम पिछड़ी जातियों के विरोध में हो गए। और जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे रहे हैं, आपको कितना डर है भाई? क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण कितना डर है? कहिए ना कि यादव जी का आरक्षण छीनकर मुसलमान को नहीं दिया जा सकता, कोयरी, कुर्मी, राजभर, निषाद का आरक्षण छीनकर जो है वो मुसलमान को नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण तो वैसे भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पुरोधा है वो तो सबको मालूम है। और आज कर्नाटक में तीन और मेहमान, और कर्नाटक में रूबिका जी 10 सेकंड, एनसीबीसी में जो अभी पाया है, रेखांकित किया है, कर्नाटक में सारी मुस्लिम जातियों को, मुस्लिमों की बहुत सारी जाति जो सैयद है, पठान है, शेख हैं, उनको भी पिछड़ा मान लिया। जो शासक थे वो पिछड़े हो गए, और पिछड़ा छीन किसका हक रहा है? जो इस देश के सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़ी समाज से, जो संविधान के हमारा जो निर्देश है उसके अनुकूल जिनको आरक्षण मिला। मैं तो चाहती हूँ कांग्रेस आए और इन सारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि कंचना जी को और अजीज भाई को मतलब खामा मुश्किल में डाल देते हैं। इंडिया गठबंधन के साथी हैं, लेकिन यहाँ पर वकालत उनको इस चीज की कर जानी पड़ती है बंद कमरे में, जिसकी वो भी मुखालिफत करेंगे कि जबरदस्ती का ये मसला पैदा कर दिया। अच्छा खासा मैदान में हम लोग बढ़िया से लड़ रहे थे और फिर आ गया मामला हिंदू और मुसलमान पर। और ये जो बात मैं कह रही हूँ ए.के. वाजपेयी जी, यकीन मानिए 100% सच है। रूबिका जी, कांग्रेस वाले तो इसीलिए डिबेट में आ ही नहीं रहे ना
पहले भी कल 2-4 चैनल पर डिबेट थी तो उसमें भी नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस वालों के पास क्या है? उनका इतिहास देखो, सबको मालूम है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हैं जब भी सत्ता में होते हैं। और ये आंध्रा का रिजर्वेशन 5% वो भूल गए क्या? कर्नाटक का 4% का रिजर्वेशन भूल गए क्या? और ये अजीज खान भी बैठे, इनके अखिलेश बाबू को जब मुख्यमंत्री थे तो कब्रिस्तान की तो बाउंड्री बनाने की चिंता थी मुसलमानों के लोगों के लिए, लेकिन जब शमशान की बारी आई तो हाथ खड़े कर दिए। हज पे तो सब्सिडी देंगे, लेकिन हमको सोमनाथ तीर्थ यात्रा करनी होगी तो नहीं मिलेगी हमको पैसे। मतलब ये क्यों भेदभाव होगा? संविधान बड़ा क्लियर है कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं होगा। हाँ, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन तो मिल सकता है, और माइनॉरिटी में एक ही माइनॉरिटी को क्यों गले लगाएंगे आप? जब माइनॉरिटी शब्द यूज होता है तो उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मतलब किस तरह की बहस हो रही है? किस तरह के कांग्रेस चाहती क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन पर तो आऊंगी, मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन पर तो आऊंगी, लेकिन ये जो मुसलमानों का आपने जिक्र किया है, अजीज खान साहब और कंचना जी, आप दोनों मुझे 30-30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। अजीज साहब, आप अपने वोट बैंक के चक्कर में मुसलमानों को जबरदस्ती फंसवा देते हैं। वो उन्होंने आकर आपसे नहीं मांगा है, लेकिन आप जबरदस्ती जो है अपने मैनिफेस्टो में कभी जिक्र कर लीजिए, कभी स्टेज से जिक्र कर लीजिए, और फिर क्या हो जाता है कि भाई इनको तो रोटी का बड़ा हिस्सा मिल रहा है और बाकियों को वो जो हिस्सा बचा है उसमें से बंटवारा करना पड़ेगा। इकलौते मुसलमान थोड़ी अल्पसंख्यक के अजीज भाई। नहीं, रूबिका जी ठीक बात कह रही हैं आप। अभी माननीय मोदी जी ने देश के जितने पत्रकार हैं उनको कहा है, बताया है कि उठाओ, मुद्दा उठाओ, और यकीनन आप मुद्दा उठा रही हैं। मैं मुबारकबाद आपको दे रहा हूं, अच्छी बात। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले लेटेस्ट है अमित शाह जी का, ये बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो कि साहब आने वाले वक्त में जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ओबीसी, एससी और तमाम जो रिजर्वेशन है उसे खत्म कर देंगे। हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, वो क्या बोला क्या नहीं बोला, कभी पता नहीं वो क्या उसका खंडन आ रहा, मैं नहीं कह सकता। एक बात मैं बहुत मोटा प्रेम शुक्ला जी से जानना चाह रहा हूं कि जातीय जनगणना करा के जो दलित, पिछड़ा और वंचित समाज है, क्या आप उसके हितैषी हैं कि नहीं है? क्या जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे हैं? आप जो शख्स बहुत परेशान है, सताया गया, मारा गया, काटा गया, आप उसके हित में नहीं है क्या? आप नहीं चाहते जातीय जनगणना कराया जाए? रूबिका जी मैं आ रहा हूं। आप पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब ले लीजिए ना, फिर घूम जाएगा मामला, घूम जाएगा। चलिए बोल दीजिए। नहीं, हम बात अभी इनकम्प्लीट रह गई थी। अब मुझे जातिगत जनगणना कराने के आप हक में हैं कि नहीं है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना अजीज भाई? निश्चित तौर पर हमारे देखिए जनगणना जो है, अब समझ लीजिए जी, ये जनगणना जो है गृह मंत्रालय के मातहत आता है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह चुके हैं हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन वो सतर्कता पूर्वक की जानी चाहिए। कारण है कि 2011 में आपने जातीय जनगणना कराई, उसमें इतनी त्रुटियां पाई कि आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे वो सरकार उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकी। तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन आप कृपा करके बताइए कि आप ओबीसी का जो हक है वो मुसलमान को दिए जाने के पक्ष में है कि नहीं है? ओके 10 सेकंड 10 सेकंड मुझे बात कंप्लीट नहीं हुई प्लीज। मैं जानना चाह रहा हूं कि 14 से लेकर 24 तक आप रहे, क्या आपके पास आपको सोचने का मौका नहीं मिला कि पहले गलत हुआ था, अब मैं सही कर दूं? आपने क्यों नहीं किया? 10 साल में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? और जातीय जनगणना कराकर जो दबा कुचला समाज है, वंचित समाज है, उसका हक देने की बात क्यों नहीं की आपने? आपने उसके हक देने के लिए मेरे प्रश्न से भाग रहे हैं। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अजीत भाई भागिए मत, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। रूबिका जी ये मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैंने इनके प्रश्न का उत्तर दिया, ये मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया, मेरे प्रश्न का कृपा करके उत्तर दें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, विनम्र आग्रह कर रहा हूं अजीज भाई, जी बहुत आप मेरे अजीज मित्र हैं, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद। नहीं है आप जो है ओबीसी का जो हक है वो मुसलमान को दिए जाने के पक्ष में है या विरोध में है? दोनों से एक ही सवाल पूछे आप लोग। देखिए मैंने कहा, मैं कह रहा हूं ना रूबिका जी, इस मुल्क में संविधान है और संविधान ने जो हमें हक दिया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको संवैधानिक दायरे में उसको उसका हक मिलना चाहिए। संवैधानिक दायरे में उसको हक मिलना चाहिए। हम संविधान के पक्ष में हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, हम संविधान के। एक बात सुनिए, मेरी बात मेरी कंप्लीट।
अब कंप्लीट संविधान करने के दें। हक में अब जब ऐसे आप काम आते नहीं हैं बनेगा। जलेबी आप बोलने नहीं देंगे। मैं जलेबी बोलने आप दूंगी, चाहेंगे क्यों वो नहीं बोलूं, दूंगी मैं अजीज बोलूं। भाई, अभी तक हम बीच में जलेबी बोली क्या फोड़ मैं? रहे हैं। आपने चूंकि संविधान का जिक्र किया है, संविधान में मुझे बताइए किस पन्ने में, किस लाइन में, किस पैरा में ये लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा? हमने आपको बताया धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता। अब एक मुझे बात पहले एक बात नहीं, आप सुनिए। ये नहीं 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 बताइए नहीं नहीं मुसलमान धर्म है कि जाति है? अच्छा, आपको ये नहीं पता धर्म है कि जात है? आप बताइए मुसलमान ना। एक धर्म है। हाँ, नहीं, धर्म नहीं, है मैं कह रहा हूँ तो मुसलमान फिर एक धर्म है। हाँ, धर्म है सुनिए, आ रहा हूं। तो क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए? रूबिका जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, ऐसे एक 1 बाय 1 सवाल से जवाब नहीं बनेगा। अरे उससे तो मैं कह क्लैरिटी रहा हूं मिलेगी ना। कि मैंने कहा धार्मिक आधार पे किसी भी आरक्षण को नहीं दिया जा सकता। Done. ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिक वीकर वीकर सेक्शन। सेक्शन। हाँ, तो ये कहां से 10% आ गया? ईडब्ल्यूएस कहां से आ गया? अरे EWS कहां से आ गया? इकोनॉमिक नहीं, वीकर कहां से आ सेक्शन गया? इज अ डिफरेंट थिंग। आप दोनों को मिला क्यों रहे हैं? डिफरेंट क्यों है? नहीं अजीज खान इसका साहब, आपको मतलब आरक्षण जो मिलना दलित चाहिए कि नहीं सब- मिलना जो- चाहिए? उसमें कुछ जो इधर उधर मत जाइए। जरूरतमंद आपको समाज आरक्षण है, मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलना चाहिए? जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद जो हुए पिछड़े ना? लोग हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो जो अशराफ हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बिल्कुल अलग चीज है, उसमें मत जाइएगा। नहीं, 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 मैं नहीं, अभी आप ओबीसी के आरक्षण में जो हिस्सा दे रहे हैं, जैसा कर्नाटक में हुआ है, वो सबको मिलना चाहिए, मतलब अशराफ को भी मिलना चाहिए। मैंने आपसे कहा, स्पष्ट कर रहा हूं फिर मैं कह रहा हूं जो दलित, शोषित, वंचित समाज वही ईडब्ल्यूएस है। वंचित समाज नहीं, अगर ये ऐसे साक्ष्य, वही बात अभी प्रेम शुक्ला जी ने कही। आप अजीज भाई ऐसे मत कीजिए, जब आप हक की बात करते हैं, इतना बढ़िया से आप डिस्कशन करते हैं, ये सच्चाई देश को क्यों नहीं बताते हैं कि वहां जो आपने आरक्षण दिया है कर्नाटका में, अब मैं आप कह रही हूँ, आपका मतलब है कांग्रेस का मतलब है आपका मतलब है सपा का मतलब है आरजेडी, आप सब अभी एकदम पक्के यार है ना। वहां पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं, उसमें सबके सब आ गए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, बाकायदा एक रिपोर्ट है जो बता रही है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कांग्रेस के विरासत टैक्स लगाने के मुद्दे पर भी इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है। पीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस माओवादी और अर्बन नक्सल विचारों के आधार पर काम कर रही है। अर्बन नक्सल याद कीजिए, जिसको पाकिस्तान ने अरब नस्ल बना दिया था। प्रभु सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है जी? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2,
एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। ये पूरा इंटरव्यू आपने अभी तक तो सिर्फ 2 सवालों के जवाब सुने हैं, बहुत से सवाल उनसे पूछे गए हैं, हर मुद्दे पर उन्होंने बात रखी है और ये सारे सवाल और इन सवालों के जवाब कल रात 9 बजे आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखने वाले हैं। मेरे साथ सारे खास मेहमान इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपने मेरे दोनों मेहमानों को सुना, चाहे वो समाजवादी पार्टी से अजीज भाई हो या कंचना जी हो, दोनों का ये मत है कि देखिए इस मुद्दे पर आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण हो या फिर माइनॉरिटी को उसमें हक देने की बात हो। रूबिका जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि 75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद कम से कम नेताओं को छिप छिप कर कुछ भी करना बंद करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को या जो भी लोग हैं इनको लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए तो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं छाती ठोक के काम करेंगे, तो वो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के पक्ष में शुरू से थी, तो लाख कोशिशें हुई, बार बार उसको कहा गया कम्युनल पार्टी है, ये तो संघी लोग हैं, ये तो एकदम देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन वो कही ना हमें तो राम मंदिर बनाना है, वो उस पर अड़ी रही। 370 हटाना है तो नारा लगाते रहे, जनसंघ के समय से लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, तो वो लगाते रहे नारा। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को छिप छिपा कर करना, झूठ बोल कर करना, ये बंद करना चाहिए। अब क्या संविधान सभा की बहस, उसकी चर्चा, ये नेता लोग जो टीवी की बहस में आते हैं या जो पार्टियां चला रहे हैं वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। संविधान पढ़िए और संविधान से पहले संविधान सभा की बहस पढ़िए। जितने प्रश्न आज आपके सामने उन सब पर वहां बहस हुई थी। साफ कहा गया धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण कभी भी देना ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। वैसे ही हम बड़ी विभाजन विभीषिका से गुजरे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर 2 देश हो गए, इसलिए दोबारा हम नहीं करेंगे। ये भारतवर्ष है, यहां सबको एक बराबर अधिकार देंगे। और वहां एक बात और कही गई थी, हो सकता है आगे सवाल में आए, कि सबको एक बराबर का नागरिक मानेंगे। क्यों अलग अलग समय पर मुसलमानों को एक, जिसको कहते हैं ना, खांचे में बांध दिया गया, वो काम करते हुए? क्या वो कम्युनल एक्ट था? क्या कांग्रेस पार्टी, अगर उनको संविधान सभा में जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा उसके बाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कम्युनल एक्ट था? इसकी भी आज चर्चा होनी चाहिए। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, देखिए वो तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा भी संकोच नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दूसरे से लोग लड़ने लगे। ये जो कम्युनिस्ट आइडिया है कि इसकी संपत्ति छीनो उसको दे दो, देश ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। हर्षवर्धन जी, वो तो ये कह रहे हैं कि ये काम तो बीजेपी कर रही है। वो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और वो ये कह रहे हैं संविधान को बचाना है तो आपको वोट कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि समय समय पर बीजेपी के लीडर्स को बकायदा जनसभा में कहते हुए सुना गया है कि ज्यादा आंकड़े देंगे आप हमें तो हम संविधान बदलेंगे। देखिए रूबिका जी, जैसे संविधान संशोधन और संविधान को बदल देंगे, इसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है, वैसे ही आरक्षण की समीक्षा और आरक्षण खत्म कर देंगे उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर संविधान बदलने की बात होगी
तो फर्स्ट अमेंडमेंट किसने किया फ्रीडम ऑफ स्पीच पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने। जो सबसे खतरनाक अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने किया? इंदिरा गांधी ने, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट घुसा दिया। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 106, 108 कितने संशोधन हो चुके। क्या हर बार संविधान बदला गया? वो जो 108 संशोधन हुए हैं उसमें से 67 मर्तबा जो संशोधन हुए हैं वो कांग्रेस ने किए हैं, कांग्रेस की सरकारों में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए कभी भी, और मैं कह रहा हूं, देखिए नरेंद्र मोदी के अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, राहुल जोशी जी इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 और न्यूज 18 के पत्रकार बैठे हुए हैं। क्या आज किसी पत्रकार, विलास बड़े साहब जी, किसी और पत्रकार के साथ ये हुआ रूबिका जी? और ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि कोई पत्रकार किसी भाजपा के नेता के पास जाए और भाजपा नेता उससे अचानक उसको पकड़ ले और कहे कौन जात हो बताओ, कौन से धर्म से हो बताओ, ये बताओ ये इस धर्म का है? आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। राहुल गांधी ने ये कुकृत्य किया है, एक पत्रकार को रुला दिया और वो पिटा। वो पत्रकार जो पिछड़ी जाति से था उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। कंचना जी कुछ कहना चाह रही है, और फिर मैं दोबारा वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको पहले भी छेड़ने की कोशिश की थी अजीज भाई ने, वो शुरू कर देना चाहती हूँ। उस पर बहस वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंचना जी जवाब दीजिए, कौन जात हो? ये तो सवाल ही तुम बीजेपी का लेकर आए हो। राहुल गांधी आप लोगों को मुश्किल में डाल देते, मानिए ना ये बात। तो मुझे 30 सेकंड दीजिए और इंटरप्ट मत करिए। AK वाजपेयी जी यहाँ पर बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। ये रामविलास पासवान जी का वो दौर देखे होंगे जब वो पार्लियामेंट में 62nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं ताकि 84 जो सीट है SC का और ST का जो 47 सीट है वो आगे भी एक्सटेंड किया जा सके। AK वाजपेयी जी बताइए उसका विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया था। SC ST का विरोध हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो आपको बता दें मंडल कमीशन में पॉइंट 12 में यह लिखा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो अल्पसंख्यक है, उसमें भी खासकर जातियां होती हैं जो बहुत पिछड़ी हैं, उन जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या तो अलग वेलफेयर स्कीम्स लाई जा सकती है। और उसी के आधार पर सच्चर कमेटी बनी थी और उसी के रिकमेंडेशन से मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आया था जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पर बात मंडल कमीशन से शुरू होती है कि मंडल कमीशन ने उसमें से जातियों को देखा था कि मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं जो बहुत ही गरीब है, क्या धर्म के आधार पर हो ही नहीं रहा, वो तो जाति के आधार पर है। लेकिन आपको मुद्दा अलग धर्म पर लेकर जाना है तो आप उसके लिए स्वतंत्र है, लेकर जा सकते हैं, लेकिन चुनाव में उसको भुना नहीं पाएंगे। जी ओके कंचना जी, आपने फिर वही बात की, उसकी क्लैरिटी बार बार दी जा रही है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मेरे 2 और मेहमान। देखिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पर इसको मानता हूं, देश के मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। सच्चर कमेटी से लेकर ढेर सारी कमेटियों ने बताया, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब आप योजनाओं में भेदभाव करते हैं तो मुसलमान को या किसी को उसका लाभ नहीं मिलता है? आरक्षण सोशली ऑप्रेस्ड के लिए है, कम से कम इतना सामान्य ज्ञान टीवी पर आते हुए सभी को रखना चाहिए। और जब हम ये कह रहे हैं कि क्या मुसलमान को नीतियों का लाभ मिलना चाहिए, क्या मोदी सरकार में एक भी ऐसी नीति, एक भी ऐसी योजना, एक भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें मुसलमान को चिन्हित करके एक्सक्लूड किया हो गया हो? अगर वो है तो मैं यही नरेंद्र मोदी की आलोचना करूंगा और पूरी कड़ाई से करूंगा। आज मुसलमान 10 सालों में उसकी स्थिति उन योजनाओं के कारण, जो नरेंद्र मोदी सरकार की योजना, उसकी स्थिति बेहतर हुई है और यही एक सरकार का दायित्व होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कंचना जी, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। योजनाएं, सड़क बनी है तो वो मुसलमान के घर गई है। मैं तो जगह जगह जा रही हूँ, मोदी वतन मुसलमान कर रही हूँ। एक ऐसा मुसलमान वो मोदी को चाहे बिल्कुल नापसंद करता हो, बीजेपी के नाम से उसके बदन में चाहे करंट दौड़ जाता हो, लेकिन वो ये बात मानता है कि आयुष्मान योजना उसे मिली है, उसके घर पर सड़क पहुंची है, राजू और रहीम में भेद नहीं किया गया है, उसको राशन मिल रहा है, उसके साथ योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। पीएम आवास योजना मिली है तो मुसलमान को भी मिली है। मैं फिर आपको कह रही हूं और पूरी संजीदगी के साथ कह रही हूं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि फला हिस्सा मुसलमानों के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो आप मेजॉरिटी के साथ और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ क्या इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये जो बार बार ये कह रहे हैं मुसलमानों को भी मिला है, मुसलमानों को भी मिला है, अरे को भी मिला कि आप सरकार थे, आप सरकार में थे, प्राइम मिनिस्टर थे और आपका दायित्व बनता है कि देश के एक एक नागरिक को लेकर चले। लेकिन अगर आपने इतना बेनिफिट पहुंचाया ही है, नोट पहुंचाया है, तो आपको हिंदू मुसलमान लास्ट में करने की जरूरत क्यों
रूबिका जी। रूबिका जी, सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया। बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात या तो मुस्लिम लीग ने 1936 में की या कांग्रेस ने 2024 में की। बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरोध में हम रहेंगे, ये किसने कहा? शरीयत कानून, पर्सनल लॉज लागू करेंगे, या तो 1936 में ये मुस्लिम लीग ने किया या कांग्रेस करे। आप मुझे बताइए, वो देश बताइए पूरी दुनिया का जो सेकुलर देश हो और वहां पर्सनल लॉज लागू हो। और पर्सनल लॉज किसके लागू है देश में? तो मुस्लिम कौन कर रहा है? ये जो है, आप मुस्लिम करें, विकृत सांप्रदायिकता करें, पिछड़ों के आरक्षण को मुसलमानों के जबड़े में डालने का आप संकल्प लें, और हम इस बात से इस देश की बहुसंख्यक जनता को अवगत भी नहीं कराएं। ये हमारा अपराध है कि अब आपका जो इरादा है उस इरादे से इस देश की जनता को लोकतंत्र के महापर्व के समय उसको हम बताएं भी नहीं कि इनका इरादा क्या है। ये आप मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, ये बार बार कहें। आप कहें कि हम आबादी के अनुकूल जो है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप कहें कि हम पर्सनल लॉज उनके जो है लगाए रखेंगे, आप हलाला और ट्रिपल तलाक जैसी जो कुरीतियां हैं उनको जारी रखने की पैरवी करें। जब आप पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो उसकी पैरोकारी होती है, ये पैरोकारी आप करें, और आपके इस चेहरे को हम बेनकाब भी नहीं करें। ये तो हमारा संवैधानिक दायित्व है ना। लोकतांत्रिक पर्व पर एक दल के रूप में हम चूंकि हिस्सेदारी कर रहे हैं, हम जनता को बताएं भी नहीं। कंचना जी, गजब है भाई, आपकी विकृतियों को, आपके विकृत इरादों को हम क्यों ना बताएं? अजीज साहब, मैं इन दोनों सवालों को क्लब कर रही हूँ। बेबाकी से बोलिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कह रहे हैं? ये आज का जमाना सोशल मीडिया का, आपके मन में क्या छुपा हुआ है, आप जहन में क्या छुपा के रखे हैं, आपकी जुबान क्या कह रही है, कथनी क्या है और करनी क्या है, वो सबको सब पता लग रहा है ना। तो अगर आपको कहना है कि देखिए मुसलमानों को इस वक्त हमारी जरूरत है, हम तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, उनका वोट भी लेंगे और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ओहदे भी देंगे, कहिए ना। कौन कह रहा है कि मत कहिए? रोक रहा है कोई आपको? जी जी, देखिए रूबिका जी, ईमानदारी की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि माननीय मोदी जी इतने बेहतरीन वक्ता हैं, मैं उनको फॉलो करता रहा, बहुत शानदार वक्ता। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इधर पिछले 10-15 दिन में भाषा की जो मर्यादा है उसमें गिरावट आई है, कहीं ना कहीं गिरावट आई है, और माननीय मोदी जी की लोकप्रियता में भी गिरावट आई है। ये मतलब कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देश के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब आज वो अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं हिंदू भाइयों, सुनिए ना, मैं म से मुसलमान करती हूँ, आपको म से मोदी याद आ जाता है और फिर आप म से म्यूट हो जाते हैं। अरे आप तो उस पूरे म से मुद्दे पर हम आ रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं, मुझे मौका दे भाई। 20 करोड़ मुसलमानों के नाम से हमारे 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश, 120 करोड़ हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कि साहब आपकी प्रॉपर्टी को लेके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। कितना दुखद है ये। इस पे चिंता करने की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है, एक मिनट सुनिए प्लीज रूबिका जी। आज मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा, प्रॉपर्टी को लेके बांट दिया जाएगा, सब फिर मैनिफेस्टो में आ गया। कहां मैनिफेस्टो में है? जरा दिखा दीजिए, चलाइए मैनिफेस्टो, मैं जानना चाह रहा हूं, चलाइए मैनिफेस्टो। कहां पे ऐसा लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलने की, जब झूठ बोलते हैं और देश के प्रधानमंत्री कृपया पृष्ठ क्रमांक 28 निगाह बनाए हुए हैं, देश की क्रमांक 28 देख रही है, प्रेम शुक्ला जी आपको पेज नंबर 28 बता रहे हैं डॉक्टर साहब, पेज नंबर 28 कृपया आप चला दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 28 कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए, स्क्रीन पे चलाइए। कहां देख लीजिए ना आप साहब, आपका इंडिया अलायंस का पार्ट है, लिखा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। दिखाइए ना मुझे, कहीं दिखाइए। कैसे झूठ बोल रहे हैं भाई साहब? मैं पृष्ठ क्रमांक 28 बता रहा हूँ आपको। अरे सर ऐसे पृष्ठ क्रमांक 28 में आपको बता रहा हूँ, आप दिखाइए ना 28। हाँ, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है भाई? क्या बात है। अब हम कांग्रेस का नाम लेके पहले आपके पास नहीं है, वरिष्ठ, मैंने आपके पास कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। बड़े नेता है देश के। अरे आप मित्र, मत मैं तो करिए, और गुमराह मत करिए रूबिका जी, आपके देश को स्टूडियो मत में करिए। निश्चित होगा। हाँ, पृष्ठ हक की क्रमांक बात 28, करिए, पृष्ठ हक की क्रमांक बात 6 और करिए, 28 में 2 ही स्पष्ट पेज करिए। दिखा दीजिए। ये मोदी जी जो स्पष्ट कह रहे करिए। हैं वो शब्दशः उसमें है। सर प्रेम शुक्ला जी, मुझे 10 सेकंड दे दे, हमें एक सवाल का जवाब दे दे कि जो आपके सर सुन लेना जी, बताइए। जो आपके नेताओं ने, लल्लू सिंह, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए,
अरुण गोविल, अनंत हेगड़े और उसके साथ ज्योति वर्धा ने कहा है कि अगर 400 पार चाहेगा, यानी अगर हमारे पास आता, जो कि अब आएगा नहीं, तो मैं संविधान हम लोग बदल देंगे। ये कहीं ना कहीं पार्टी में खलबली नहीं होगी ना, चर्चा हुआ ना, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं रही, सोच ठीक नहीं है। अब आप हो गया 2 प्लान में सेकंड, मैं रहे उत्तर देता हूं। और इसी इंतजार में कि 400 पार आ जाए, जनता होशियार हो गई और समझ गई। ओके। मैं जानना चाह रहा हूं सुन लीजिए कि आखिर ना, आपने हो गया एक्शन क्यों ऑपरेशन नहीं लिया उनके आपका खिलाफ? ओके, अगर मन में चोर नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं? ठीक है। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड में प्लीज संक्षेप में बात रखिए और उसके बाद एक और अंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मेगा इंटरव्यू का। रूबिका जी, जनहित में संविधान संशोधन करना संसद का दायित्व है, और वो हम जैसे ट्रिपल तलाक पर हमने किया संशोधन, उस तरह के संशोधन हम करेंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी। अनुकूलता के, जनता के अनुकूल हम संशोधन करना हमारा अधिकार है। यही संविधान सभा भी ये चाहती थी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी ये चाहते थे। ये मामला जो है ए.के. वाजपेयी जी संशोधन और संविधान बदल कर रख देंगे, आप इस नैरेटिव को यहाँ जनता के सामने कैसे रखेंगे कि आप लोग आ गए तो आप लोग संविधान को बदल कर रख देंगे, फिर चुनाव नहीं होंगे, फिर आप ही आप होंगे? प्रधानमंत्री ने पीछे पूरे तरीके से साफ तौर पे कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहें तो संविधान नहीं बदला जा सकता, नंबर 1। और नंबर 2, 10 साल से सरकार है, ऐसा कौन सा एक कृत्य बता दिए जो हमने SC ST के खिलाफ, दलित के खिलाफ या मुस्लिम भाइयों के खिलाफ किया हो? कोई किया? बल्कि इसके उल्टे क्या हुआ, ये कंचना यादव जी जरा आप ध्यान से सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया था, तो रामविलास पासवान जी गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने कहा कि इससे अनर्थ हो जाएगा। मोदी जी ने फौरन उसको अमेंडमेंट करके सेम पोजीशन पे दोबारा पहुंचा दिया। तो ऐसे आरोप लगाने से नहीं होगा, ऐसे खाली गुमराह करने से नहीं चलेगा। इतिहास देखना पड़ेगा, कांग्रेस का देख लो और हमारा 10 साल का देख लो। और कांग्रेस ने तो कभी रिजर्वेशन की, कभी भी इन्होंने वकालत नहीं की। ठीक है, ये मंडल कमीशन भी हम लोग लाए थे जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट जी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन वाजपेयी जी, न्यूज 18 इंडिया को जो ये मेगा इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, उन्होंने ओडिशा में बीजेपी के गठबंधन ना होने के मसले पर भी जवाब दिया है। उस सवाल पर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे धनी राज्य होने के बावजूद ओडिशा के हालात ठीक नहीं है, बीजेपी को ओडिशा की सेवा का अवसर मिलना चाहिए। देखते हैं ओडिशा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है, और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election, you lost there, only 66 seats you were able to win there, BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटका में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है।
लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टेक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं की स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी। यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल बस इतने नहीं थे, बहुत से सवाल हैं जो आपके जहन में हैं, और उन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।